हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपना टॉपिक है गैस्ट्रोलेशन, जिसको हम मॉर्फोजेनिक मोमेंट्स भी कहते हैं। तो गैस्ट्रोलेशन के बारे में इंट्रोडक्शन आप एक बार सुन लेंगे। गैस्ट्रोलेशन क्या है? जब डेवलपमेंटल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल की एक स्टेज होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। और गैस्ट्रोलेशन में जब प्रेजम्पटिव एरियाज बनते हैं, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि प्रेजम्पटिव एरिया बनते हैं, यानी कि संभावी क्षेत्र बनते हैं। ये संभावी क्षेत्र जो कोरक की सतह पर स्थित होते हैं, अपने निश्चित स्थानों पर पहुंच जाते हैं, यानी कि इनका जो फिक्स्ड प्लेस होता है वहाँ पर ये पहुंच जाते हैं। ये मैंने बताया था प्रेजम्पटिव एरिया। ये प्रेजम्पटिव एक्टोडर्म बनाएगी, ये प्रेजम्पटिव मेसोडर्म बनाएगी और ये प्रेजम्पटिव एंडोडर्म का फॉर्मेशन का करेंगी, और ये ब्लास्टोसिस्ट होती है। तो इस तरह से प्रेजम्पटिव एरिया बनाते हैं। और तीनों जर्म लेयर का यहाँ पर पृथक्करण हो जाता है। जैसे ब्लास्टुलेशन देखा था, ब्लास्टुला बनने के बाद हमने यहाँ क्या होता है, ब्लास्टुलेशन के बाद क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन होता है, जिसमें तीनों जर्म लेयर अपना अपना स्थान ले लेती हैं। तीनों जर्म लेयर डिवाइड हो जाती हैं, एक्टो, मेसो और एंडो, और ये अपना अपना विशिष्ट स्थान ग्रहण कर लेती हैं। जैसे कि इसको डिफाइन करें तो क्या कहेंगे, गैस्ट्रुलेशन वह प्रोसेस है जिसमें कोरक की सतह पर स्थित अंगों के संभावित क्षेत्र गति करके अपने अपने विशिष्ट स्थान में पहुंच जाते हैं, जहां वयस्क में वो पाए जाते हैं। यानी कि जहां एडल्ट में जिस ऑर्गन का फॉर्मेशन करना है, वहां पर ये अपने अपने लेयर जो है वो बना देंगी, अपने अपने स्थान पे पहुंच जाएंगी, यानी एक्टो, मेसो, एंडो तीनों अपने अपने स्थान पे पहुंच जाएंगी। इस तरह से ये गैस्ट्रुलेशन का इंट्रोडक्शन हुआ। इसका मतलब ये क्या कहते हैं कि कोरक की या ब्लास्टुला की जो सेल्स होती हैं उनमें रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्व्यवस्था होती है, और कुछ कोशिकाओं के विभेदित होकर अंदर की ओर गति करने को ही क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, हम गैस्ट्रोला कहते हैं। तो इसमें कुछ घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के बारे में एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या होता है गैस्ट्रोलेशन में। सबसे पहले इनमें मॉर्फोजेनिक मोमेंट्स होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लास्टोडर्म जो होती है उनकी सेल्स रीअरेंज्ड होती हैं, यानी कि कुछ अंदर की ओर मूव करेंगी, कुछ बाहर की ओर मूव करेंगी, उनमें रीअरेंजमेंट होता है। फिर 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा, एक्टो, मेसो एंड एंडो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना पड़ेगा। फिर आर्कियन का निर्माण होता है, यानी आद्यांत्र का निर्माण भी गैस्ट्रुलेशन में होता है। एमसीक्यूज में आते हैं क्वेश्चन। फिर इसमें क्या होता है, जब क्लीवेज की दर बहुत ही मंद हो जाती है, जब ब्लास्टुला होता है तब क्लीवेज थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, लेकिन जब गैस्ट्रोला शुरू होती है अवस्था, तब क्लीवेज पूरी तरीके से बंद हो जाता है। फिर लगभग ग्रोथ नहीं होती है, ग्रोथ भी बंद हो जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। सेल्स को क्या करना है, ग्रो करना है, अपने अपने स्थान पर जाना है काम करने के लिए। फिर कार्य की दृष्टि से हम देखें तो केंद्रक एक्टिव हो जाता है, और एम्ब्रियोनिक जो सेल्स हैं उनकी विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रित करने का काम कौन करेगा, न्यूक्लियस करेगा। उसके बाद नए नए प्रोटीन्स के यहाँ पर संश्लेषण होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी यहाँ पर संपन्न होनी होती है। तो गैस्ट्रोला जो है वो अलग से कोई प्रक्रम नहीं होता, क्योंकि नॉक्टोकॉर्ड और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मूलांक बढ़कर ही एक्टो और एंडो के बीच में फैलने लगते हैं। अगर ये कहें कि गैस्ट्रुलेशन कोई अलग से कोई प्रोसेस नहीं है, सिर्फ होता क्या है, नोटोकॉर्ड और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उन्हीं के जो अंग हैं वो आगे बढ़ते हुए एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में फैलने लगते हैं। और गैस्ट्रुला के जो लेयर होती हैं एंडो और एक्टो, उनका निर्माण होता है। इसमें मेसोडर्म भी रहेगी, और मेसोडर्म जो होती है वो अस्थायी रूप से आद्यांत्र की दीवार में समाहित रहती है, जहां वह या तो एक्टोडर्म के साथ होगी या एंडोडर्म के साथ होगी। तो मेसोडर्म एक्टोडर्म के साथ होगी और मेसोडर्म एंडोडर्म के साथ होगी, दोनों के साथ रहेगी। और बीच में क्या बनेगी, कैविटी बनेगी, जिससे कि ब्लास्टोस कैविटी कहते हैं, या देह गुहा निर्माण होती है। तो वास्तविक देह गुहा का निर्माण हम कहते हैं जिन जीवों में, वो मेसोडर्म के बीच बनती है। तो गैस्ट्रुलेशन में अविभेदित ब्लास्टोडर्म से 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण होता है, जो 2 चरणों में कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट जो चरण है उसमें तो 1 जनन स्तर पृथक रहती है, और दूसरे में 2 चरण संयुक्त रहते हैं। आगे हम इनका जो है पूरी प्रोसेस पढ़ते हैं। तो गैस्ट्रुलेशन में मॉर्फोजेनिक मोमेंट्स के बारे में देखते हैं। अब इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम मॉर्फोजेनिक मोमेंट्स के बारे में देखते हैं। तो 2 तरह की बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जब संरचना विकास की गतियां कहते हैं हिंदी में इनको हम, एपीबोली और एम्बोली। एपीबोली और एम्बोली, इसमें क्या होता है एपीबोली में, या इसको हिंदी में कहेंगे अध्यारोही या अध्यारोहण।
इसमें क्या होता है, अध्यारोहण वह प्रक्रिया है जिसमें कि संभावी एक्टोडर्म कोशिकाएं, यानी संभावी एक्टोडर्म कोशिकाएं कौन सी थी, लघु कोरक की, यानी कि माइक्रोमियर्स की सेल्स थी। ये माइक्रोमियर्स की सेल्स क्या करती हैं, अंदर की ओर गति करती हैं। कहाँ पर, अंदर की ओर इन्वॉल्व होंगी, अंदर की ओर यानी कि इन्वॉल्व होंगी, और अंदर की ओर गति कर रही जितने भी नोटोकॉर्डल हैं, मेसोडर्मल हैं, एंडोडर्मल, उन सबके चारों ओर जाकर ये फैल जाती है। यानी कि अंदर के जितने भी लेयर्स हैं उनके ऊपर जाकर ये क्या करेगी, फैल जाएगी अंदर की ओर इन्वॉल्व होकर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एपिबोली होगी तब एक्टोडर्म फॉर्मेशन करने वाली जो कोरक खंड है उसमें ये पाई जाती है। यानी कि एक्टोडर्म बनाने वाली जो सेल्स हैं उनमें कौन सी सेल्स पाई जाती है, अध्यारोही, यानी कि अध्यारोहण, या हम कहेंगे कि एपिबोली जो प्रोसेस है वो, उनमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक्टोडर्मल कोशिकाएं इन्वॉल्व होती हैं, पाई जाती हैं। और ये कोशिकाएं चपटी होती जाती हैं और इनमें लगातार विभाजन होता जाता है, और सिर्फ ब्लास्टोसेल को छोड़कर या ब्लास्टोपोर कर छोड़कर, किसको छोड़कर, ब्लास्टोपोर कर छोड़कर ये पूरे एम्ब्रियो में फैल जाएंगी। पूरे एम्ब्रियो की सतह पर ये क्या करती हैं, पूरी एम्ब्रियो की सतह पर फैल जाएंगी। और उसी के साथ एक्टोडर्म कोशिकाओं द्वारा कोरक खंडों को भी आवृत कर लिया जाता है, यानी चारों ओर से ये कोरक खंडों को कवर कर लेंगी। और इसके अंदर कौन रहेगा, मेसोडर्म और एंडोडर्म अंदर की ओर रहेंगी। तो इस प्रकार का जो एग्जाम्पल अगर पूछें एपिबोली तो किन किन में पाया जाता है, उभयचरों में, सिफेलोकोड्स में, और उनके पूर्णभंजी विदलन जो एग है, टाइप है, उनमें पाया जाता है। पूर्णभंजी या होलोब्लास्टिक क्लीवेज जिसमें होता है उनमें इस तरह की एपिबोली देखी जा सकती है। रेप्टाइल्स में भी है, पक्षी में भी है, टेलियोस्ट में भी है। तो आपको उभयचर यानी एम्फीबियंस और सिफेलोकॉडिडा के जंतु हैं उन्हें याद रखना है। और पूर्णभंजी विदलन वाले एग्स में जो जंतु आते हैं उन्हें हमें याद रखना है। यानी कि ये क्या है, जो ओपनिंग होती है उस ब्लास्टोमियर की या गैस्ट्रोला की, उसको तो ब्लास्टोपोर कहा। तो ब्लास्टोपोर कर छोड़कर सारे जगह क्या हो जाएगा, एपिबोली द्वारा सेल्स पूरी बॉडी को, उस एम्ब्रियो की बॉडी को कवर कर लेंगी। और यहाँ मैंने लिखा है कि 3 जर्म्स लेयर का फॉर्मेशन होता है। 3 जर्म्स लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उसके बाद गैस्ट्रोलाशमेन आर्केंटरन बनती है। फिर गैस्ट्रोसील, जो गुहा बनी उसको गैस्ट्रोसील कहेंगे, जिससे कि प्रिमिटिव गट का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं एम्बोली। एम्बोली क्या है, इससे हम हिंदी में क्या कहेंगे, अंतरारोही या अंतरारोहण कहेंगे। एम्बोलिक मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स, इसका सीधा सा मतलब क्या है, अंदर फेंकना। ये ट्रिक है याद रखने के लिए, आपको ये ध्यान में रखना है। इसके लिए क्या याद रखोगे, एक्सटेंडिंग अपॉन, यानी बाह्य की ओर वलन हो रही है, फोल्ड होती जा रही है, और ये अंदर की ओर फैल रही है। अंतरारोही संरचना विकास गतियों में क्या होता है, संभावी कॉर्डोमेसोडर्मल और एंडोडर्मल कोरक की सतह से अंदर की ओर स्थानांतरित होते हैं, यानी मूवमेंट ऑफ सेल फ्रॉम द सरफेस टू द इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो। कौन कौन, कॉर्डोमेसोडर्मल और एंडोडर्मल कोरक खंड क्या करते हैं, इसमें कोरक की सतह जैसे जो लेयर पर है, सतह पर पाई जा रही है, यानी एक्टो के नीचे वाली, वो क्या करेंगी, अंदर की ओर फोल्ड होना शुरू करेंगी। और अंदर की ओर फोल्ड होने के साथ इनके हम कहेंगे कि साथ ही जो उसके साथ जो एम्ब्रियो परिवर्तित हो रहा है उसके अग्र पश्च भागों में फैल जाती हैं। ये मूवमेंट करती हुई अंदर की ओर मुड़ती हुई उसके एम्ब्रियो के आगे और पीछे फैल जाती हैं। और अंदर की ओर स्थानांतरित कोशिकाओं की प्रकृति कैसी होती है, जन्म जाती, यानी कि ये सब जेनेटिक होता है, ये अपने आप सब प्रोसेस चलती हैं। और ये जो एम्बोली है इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, सारे टाइप्स के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है मतलब होता क्या है, इसमें मेसोडर्म और एंडोडर्म का अंदर की ओर इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी अभिसरण होता है, अंदर की ओर मुड़ना होता है। और इसमें बाहर की ओर वलन होता है। एक्टोडर्मल कोशिकाओं का बाहर की ओर वलन, यहाँ पर एंडो और मेसोडर्मल कोशिकाओं का अंदर की ओर वलन। आप इतना ध्यान रखेंगे। फर्स्ट जो अपना टाइप है वो कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसरण भी कहते हैं। कन्वर्जेंस का सीधा सा मतलब क्या होता है, अंदर की ओर, सेंटर की ओर आना।
तो यहाँ पर जो कोशिकाएं जो है मेसोडर्म और एंडोडर्म कोशिकाएं, ये अंदर की ओर कन्वर्जेंट होती हैं, एक स्थान पर आकर इन्वॉल्व हो जाती हैं और इन अंदर की ओर फोल्ड होती हैं। तो ये कौन सा टाइप पाया जाएगा? कन्वर्जेंस। मूवमेंट्स ऑफ सेल टुवर्ड्स अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट की ओर आकर सारी की सारी यहाँ फोल्ड होने लगती हैं। और ये जो पॉइंट है वो किस पॉइंट की ओर आ रही हैं? ब्लास्टोपोर की ओर आकर मुड़ती हैं। उदाहरण देखें तो एम्फिऑक्सिस में और फ्रॉग में देखने को मिलेगा। कन्वर्जेंस टाइप की एम्बोली किसमें मिलेगी? एम्फिऑक्सिस और फ्रॉग में, ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड है अपना डाइवर्जेंस या अपसारी। डाइवर्जेंस का मतलब होता है बाहर की ओर जाना, इन्वॉल्यूशन, तो बाहर की ओर मुड़ना। ये इन्वॉल्यूशन का ही टाइप है, लेकिन कैसा है? बाहर की ओर है, तो अंदर की सेल्स ही, लेकिन अपने बाहर की ओर, अपनी सतह के बाहर की ओर ये मूव करती हैं। ये अंदर की ओर जा रही थी, ये बाहर की ओर जा रही हैं। तो मूवमेंट्स ऑफ सेल इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम सिंगल पॉइंट, यानी कि एक सिंगल पॉइंट से बाहर की ओर जाना। बाहर जाने का मतलब ये कि इससे बाहर नहीं जा रही हैं, यानी कि इस सिंगल पॉइंट से दूर की ओर मुड़ना, अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाना। तो ये क्या है? ये डाइवर्जेंस है, यानी केंद्र से दूर हटना। डाइवर्जेंस का सीधा सा मतलब क्या है? केंद्र से दूर हटना। और कन्वर्जेंस का मतलब क्या है? केंद्र की ओर गमन। तो ये आपको ध्यान रहेंगे। डाइवर्जेंस। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एग्जाम्पल अगर चाहें तो फिश इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? इन्वॉल्यूशन, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे? लुढ़कना। इन्वॉल्यूशन यानी अंदर की ओर अंतर्वलन होना। इन्वॉल्यूशन में क्या होता है? रोलिंग इन ऑफ सेल, यानी कि अंदर की ओर वर्तन हो जाना। तो सारी की सारी सेल से क्या है? अपने अपने एक्सेस पर क्या करेंगे? अंदर की ओर मुड़ेंगी। यहाँ पर कोई केंद्र से लेना देना इनका नहीं है, यानी अपने अपने एक्सेस पर ही क्या करेंगी? अलग अलग तरह से ये मूव करने लग जाएंगी। कौन? मेसोडर्म और एंडोडर्मल सेल्स। तो इसका उदाहरण एम्फिऑक्सिस अगर बेस्ट याद रखना चाहें तो इसके अलावा फिशेस में, एम्फिबियन में, रेप्टाइल्स में, प्रोटोथोरिया में देखने को मिलता है इन्वॉल्यूशन टाइप। इनमें क्या होता है? अंतर्वलन में या इन्वॉल्यूशन में बाहर सतह से कोशिकाओं का अंदर की ओर वर्तन होना है, लुढ़कना होता है। ये क्रिया एम्फिऑक्सिस में, फिशेस में, एम्फिबियंस में देखी जाती है। और ये क्या करेंगे? कोरक छिद्र के किनारों पर, यानी जो ब्लास्टोपोर के किनारे पर, और रेप्टाइल्स और बर्ड्स में अंडप्रजक जो होते हैं, यानी स्तनधारी, इनको हम अंडप्रजक स्तनधारी यानी प्रोटोथेरियंस जो हैं, उनमें यह क्रिया कहाँ देखी जाती है? प्रिमिटिव स्ट्रिक में देखी जाती है, आदि रेखा के आसपास देखी जाती है। और इस पूरी प्रोसेस के पहले मेसोडर्म और एंडोडर्म निर्माण करने वाले जो कोरक खंड है वो कोरक छिद्र के या ब्लास्टोपोर के किनारे पर आदि रेखा तक स्थानांतरित होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इन्वॉल्यूशन कहते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं इनवेजिनेशन। ये हो गया। अब इसको देखते हैं इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन ये क्या है? इनवेजिनेशन का हिंदी का मतलब क्या है? इनवेजिनेशन ये सबसे सरलतम विधि है, और ये क्या है? इसका मतलब है धंसना। क्या होगा इसमें? देखते हैं। अक्रिय ध्रुव पर दीर्घ खंडों का अंतर्गमन होता है, यानी इनफोल्डिंग एंड इन पुशिंग सिंगल लेयर। क्या हो रहा है? देखो, इनवेजिनेट होना, यानी कि यहाँ पर एंडोडर्म का और मेसोडर्म का जो निर्माण है वो, ये वाली सेल्स हैं वो क्या करेंगी? अंदर की ओर धंसती जाएंगी, इसके और अंदर की ओर ये और मूव करेंगी, इनका यानी कि अंदर की ओर रोटेट करेंगी या धंस जाएंगी, इनवेजिनेट हो जाएंगी। कौन से पोल पर? वेजिटल पोल पर। जो मैक्रोमियर्स हैं वो अंदर की ओर और अंतर्गमन हो जाती हैं। इसको हिंदी में अंतर्गमन विधि भी कह सकते हैं। और एक प्याले नुमा, कप नुमा स्ट्रक्चर बनाती हुई अंदर की ओर घूमती जाएंगी और आर्केंट्रोन का निर्माण करेंगी। एग्जाम्पल देखें तो सी अर्चिन में एंडोडर्म का फॉर्मेशन इसी तरह से होता है, और एम्फिऑक्सिस में भी इसी तरह से एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम देखें पॉली इन्वेजिनेशन। पॉली इन्वेजिनेशन क्या है? इन्वेजिनेशन अगर अलग अलग डायरेक्शन में हो, ये तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, ये क्या होगा? इसमें बहुत बार अलग अलग डायरेक्शन में अगर इन्वेजिनेशन हो तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉली इन्वेजिनेशन कहेंगे। इन्वेजिनेशन ऑफ मैनी लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स में हो। एक यहाँ पर तो एक ही लेयर का हो रहा है, यहाँ पर सारी लेयर क्या करेंगी? इसकी बहुत सारी लेयर जो है वो इन्वेजिनेट करेंगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉली इन्वेजिनेशन। ये किस में देख सकते हैं? चिक के अंदर एंडोडर्म का इन्वेजिनेशन इसी तरह से
होता है। फिर है इनग्रेशन या माइग्रेशन। इनग्रेशन या माइग्रेशन ये नॉन डायरेक्शनल होती हैं। ये कैसी है? इनग्रेशन नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। इसको इनफिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। यानी कि ये देखो, ये किसी भी फॉर्म में, किसी भी डायरेक्शन में जा रही हैं। सब सेल क्या करेंगे? एक लेयर फॉर्म में नहीं जाएंगी, अपने अपने तरीके से कहीं पे भी ये मुड़ना है अंदर की ओर, वो मुड़ती जाती हैं। यानी माइग्रेट करेंगी। इंडिविजुअल सेल्स का इधर उधर दौड़ना, इसको हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल सेल्स, यानी हर एक सेल अपने अपने तरीके से जहाँ इसको गमन करना है वो यादृच्छिक रूप से गमन रैंडमली कर लेती है। उसका एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो सी अर्चिन की मेसोडर्म सेल्स इसी तरह से बनती हैं। और ड्रोसोफिला के अंदर भी जो न्यूरोब्लास्ट होता है वो इसी तरह से बनती है। रेप्टाइल्स है, फिश है, बर्ड, सब में इस तरह से फॉर्मेशन होता है। और इसके दो टाइप हैं, मल्टीपोलर इनग्रेशन और यूनिपोलर इनग्रेशन। मल्टीपोलर इनग्रेशन में क्या है कि पैराटेंजियर कोशिका विभाजन, ये इसको क्या कहेंगे? पैराटेंजियर कोशिका विभाजन भी कहते हैं, जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स में पाया जाता है। और यूनिपोलर में, एम्फीबियंस में मेसोडर्म का पृथक्करण इसी तरह से होता है। किससे? इनग्रेशन से, क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर लेती हैं। नेक्स्ट इसका टाइप है डिलेमिनेशन या स्प्लिटिंग। इसको हम स्प्लिटिंग भी कह सकते हैं, अलग अलग होना। ये सारे पैटर्न्स आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। बुक में केवल 4 या 5 दिए हुए हैं। मैमल्स में पूर्वस्थित कोशिका के अलग होकर कोरक गुहा में जाने से गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। अलग होने वाली कोशिका ट्रोफोब्लास्ट के नीचे विन्यासित हो जाती है। यानी कि ये कौन सा पैटर्न पढ़ रहे हैं अपन? डेलिमिनेशन, यानी कि स्प्लिटिंग होना। गैस्ट्रुलेशन का टाइप है, एम्बोली का टाइप पढ़ रहे हैं अपन। तो मैमल्स में क्या होता है? पूर्वस्थित कोशिकाओं के अलग होकर कोरक गुहा में जाने से या स्प्लिट हो जाने से गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है। और अलग होने वाली जो कोशिकाएं वो किसके नीचे जाकर व्यवस्थित हो जाएंगी? ट्रोफोब्लास्ट के नीचे जाकर अलग हो जाएंगी। तो ये सेपरेशन ऑफ लेयर ऑफ सेल्स, यहाँ पे या क्या हो रहा है? एक सेल का सेपरेशन होता जा रहा है। बहुत सारी लेयर हैं, अपनी अलग सेल ये एक लेयर बना लेंगी। एग्जाम्पल देखें, मेमेलियन एग में और बर्ड्स में हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन इसी तरह से होता है। हाइपोब्लास्ट का निर्माण होना इसका किसका उदाहरण है? स्प्लिटिंग का उदाहरण है। फिर हम देखते हैं कॉन्क्रीसेंस। कॉन्क्रीसेंस यानी कि इस या कंजरसेंस कह सकते हैं इसको। कॉन्क्रीसेंस या कंजरसेंस जो प्रोनाउंस करें। इसमें इसे कोशिका का पागलपन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें देखो, माइग्रेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल टुवर्ड्स ईच अदर अंटिल दे फ्यूज एंड मीट टू फॉर्म अ सिंगल मास ऑफ टिश्यू। इनमें भी क्या करते हैं? इंग्रेशन की तरह सेल इधर उधर भागती हैं। लेकिन इधर उधर भागने का मतलब क्या है? यहाँ पर ये माइग्रेट करेंगी, एक पूरे के पूरे कोशिकाओं का एक समूह एक दूसरे की ओर क्या करता है? रैंडमली एक दूसरे की ओर मूव करता ही जाता है, जब तक कि वे आपस में फ्यूज़ ना हो जाएं और मिलकर एक समूह न बना लें, एक समूह, एक टिश्यू ना बना लें। सारी की सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक समूह ना बना लें, तब तक वो क्या करती हैं? रैंडमली इधर उधर भागती रहती हैं। तो इसलिए कोशिका का पागलपन कहा है कंजरसेंस को। इसका प्रोनाउंसिएशन यही होगा, कंजरसेंस। ये गलत हो जाएगा। इसका उदाहरण देखें तो डेवलपमेंट ऑफ फीदर्स ऑफ बर्ड्स। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है कि पक्षियों में पंखों का विकास किस एम्बोली के टाइप की प्रकार है? वो है कंजरसेंस। नेक्स्ट है अपना इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन टाइप में क्या होता है? ये एम्बोली का लास्ट टाइप है, नहीं इसके बाद भी हैं। इनमें टूटकर क्या करेंगी? कोशिकाएं बिखर जाएंगी और सतह पर आकर जुड़ जाएंगी। यानी क्या होता है? इंडिविजुअल सेल्स डिटैच देमसेल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ब्लास्टोडर्म एंड फॉल इनटू द प्राइमरी ब्लास्टोसेल। क्या होगा कि ब्लास्टोडर्म की कुछ कोशिकाएं सतह से डिटैच हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी और वापस आकर ब्लास्टोसेल की सतह पर, प्राइमरी सतह पर जुड़ जाएंगी। तो टूट कर पहले तो बिखर जाएंगी और फिर बाद में आकर ब्लास्टोसेल के पास आकर ये सतह पर एक लेयर बनाकर जुड़ जाएंगी। इसको हमने क्या बोला है? इनफिल्ट्रेशन टाइप। तो किस में देख सकते हैं? एमनियोट्स में ये देखने को मिलता है। एमनियोट्स कौन होते हैं? जैसे रेप्टाइल, एविस और मेमल्स। इनमें एंडोडर्म का फॉर्मेशन इसी तरह से होता है। जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं उन्हें एमनियोट्स कहते हैं। फिर हम
नेक्स्ट टाइप अपना है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, देखो, रिडक्शन इन साइज ऑफ ब्लास्टोपोर। रिडक्शन इन साइज ऑफ ब्लास्टोपोर यानी कि ब्लास्टोपोर की साइज़ में रिडक्शन आता है, इसे कंस्ट्रक्शन कहते हैं। फिर एक्सटेंशन एंड एलोंगेशन, ये इसमें क्या होगा, एंटेरो पोस्टीरियर एलोंगेशन होगा ऑफ अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, जैसे न्यूरल प्लेट का बनना और नोटोकॉर्ड का बनना इस एम्बोली की प्रोसेस के थ्रू होता है, एक्सटेंशन से और एलोंगेशन से। और कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ब्लास्टोपोर की साइज़ रिड्यूस होती जाती है। नेक्स्ट लास्ट हम देखते हैं गैस्ट्रुलेशन में कि जो फैट ऑफ जर्म लेयर की जो तीनों जर्म लेयर बनी वो आगे जाके क्या क्या फॉर्मेशन करेंगी। तो एक्टोडर्म से क्या बनता है, एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम बनता है, एपिडर्मिस बनती है, स्किन बनती है यानी जर्मिनेटिवम डर्मल उत्पन्न होती है, हेयर और नेल्स का फॉर्मेशन होता है, स्वेट ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होता है, ऑयल ग्लैंड्स बनती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स बनती है और लेंस बनता है। तो ये सब किससे बनते हैं, एक्टोडर्म से बनते हैं। फिर एंडोडर्म से क्या क्या बनता है, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी गट की लाइनिंग का फॉर्मेशन होता है, रेस्पिरेटरी पाथ बनता है, सर्कुलेटरी पाथ बनता है, पेनक्रियास का फॉर्मेशन होता है और लीवर टिश्यूज़ का फॉर्मेशन एंडोडर्म से होता है। फिर हम देखें मेसोडर्म। मेसोडर्म में ब्लड वेसल्स मेसोडर्म से बनती हैं, मसल यानी कि पेशी जो मेसोडर्म से बनती है, बोन, लीवर, हार्ट, किडनी और माइक्रोग्लियल सेल्स जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, और नोटोकॉर्ड की मेसोडर्म, ये सब ये क्या है, ये मेसोडर्मल सेल्स होती हैं जो मेसोडर्म से इनका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम अगर देखें हम तो गैस्ट्रुलेशन में जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, गैस्ट्रुलेशन के दौरान होने वाले केमिकल चेंजेस। तो पहले हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म और दूसरा होता है सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। दो प्रकार के केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के दौरान एम्ब्रियोनिक मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी की दृष्टि से बहुत एक्टिव हो जाता है। इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा गतियाँ, इसके अंदर बहुत सारी मोमेंट्स होती हैं, उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए, इसके लिए मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म में दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, कैटाबॉलिक एक्टिविटी और एनाबॉलिक एक्टिविटी। तो कैटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या होता है, कैटाबॉलिक एक्टिविटी में एनर्जी का ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाएगी और यानी ग्लाइकोजन का बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंजम्पशन देखा गया है, और इसके लिए बहुत सारे खपत होगी ग्लाइकोजन की। और एनाबॉलिक में क्या होगा, उपचय में यहाँ पर संश्लेषण होगा, यहाँ पर तो खर्च होगा, ऑक्सीजन हो, एनर्जी हो, ग्लाइकोजन हो, सबका खर्च हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, संश्लेषण होगा, चाहे प्रोटीन्स हों चाहे न्यूक्लिक एसिड हों, इन सब का क्या होगा, यहाँ पर संश्लेषण होगा। ये दोनों मिलाकर संयुक्त रूप से हम इसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। दूसरा टाइप कौन सा है, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण। यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या चाहिए, आवश्यक क्या है, डीएनए सिंथेसिस होता है। डीएनए का संश्लेषण जरूरी है क्योंकि हमें डीएनए आरएनए की ज़रूरत पड़ेगी जेनेटिक मटेरियल की। डीएनए रेप्लिकेशन का होना और एमआरएनए के बनना, ये सब सारी प्रोसेस क्या हो जाएंगी, न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण के अंतर्गत आएंगी। तो गैस्ट्रुलेशन के साथ ये सारी प्रोसेस भी चलती रहेंगी जो कि केमिकल चेंजेस के दौरान हम पढ़ते हैं। थैंक यू।